हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? अपन कक्षा 10 का 10th क्लास का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण। इससे पहले वाले वीडियो में आपने ये समझा था कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, जिसको मैं एक बार दोहरा देता हूँ। रासायनिक अभिक्रिया जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है और एक नया पदार्थ बनता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी पदार्थ की प्रकृति प्रारंभ में जो होती है उससे पूर्णतः बदल जाती है, इसे अपन कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब जैसे उदाहरण, दूध का दही में बदलना। अब दूध दही में बदल गया, पर दही को आप पुनः दूध में नहीं बदल सकते, तो ये अपन कहेंगे कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई। आपने रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन देखे, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग में परिवर्तन, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, तो ये मैं वाक्य के रूप में बोल रहा हूँ। इसी को मैं प्रतीक के रूप में, मैग्नीशियम का प्रतीक Mg और वायु की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति में जलाऊंगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा MgO। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और बनने वाले उत्पाद को प्रतीक और सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करने की क्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण कहलाती है। फिर आपने इससे बाद में पढ़ा था रासायनिक समीकरण क्यों संतुलित करते हैं। रासायनिक समीकरण इसलिए संतुलित करते हैं क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो पदार्थ उत्पन्न किया जा सकता है, ना पदार्थ नष्ट होता है, यानी कुल द्रव्यमान क्या रहता है? संरक्षित रहता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो पदार्थ का सर्जन होता है नए पदार्थ का, ना पदार्थ नष्ट होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है, इसलिए इसे समीकरण को संतुलित करते हैं। और ये रासायनिक समीकरण को संतुलित जिस विधि के द्वारा करते हैं उसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल जिसे हिंदी में कहते हैं अनुमान विधि। अनुमान विधि आपको मैंने बताया था, बॉक्स में बंद कर देते हैं, उसमें जो सूत्र है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता और दोनों तरफ क्रियाकारक और उत्पाद में अणु और परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए और जो भी संतुलित करा जाता है उसके आगे गुणज के रूप में लिखा जाता है। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था और ये भी बताया था जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है उसे कंकाली समीकरण कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और हम सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में पढ़ने जा रहे हैं संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन अभिक्रिया, इसको मैं योगशील अभिक्रिया भी कह सकता हूँ। यानी कहने का मतलब ये ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसमें एक नया पदार्थ बनता है। जैसे आप गणित में 3+2, तो इसका फाइनल क्या लिख दोगे? 5, तो एक अंक हो गया 3+2 की जगह। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया में जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसको कहते हैं अपन संयोजन, योगशील क्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। उदाहरण के लिए इसका मैं डेफिनेशन आपको नोट्स में भेज दूंगा, बोल रहा हूँ मैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, इसकी ये पहचान होती है। जैसे उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होगा? H2 और ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होगा? O2। ये दोनों मिलकर एक नया पदार्थ यानी जल बनाते हैं H2O। H2O इसे कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। देख रहे हो आप, एक नया पदार्थ बन रहा है। और आप कभी भी समीकरण लिखो उसको संतुलित करें। यहाँ देखें हाइड्रोजन कितने? 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन कितने? 2 है, उधर ऑक्सीजन कितने? 2 है, 1 है, सॉरी। तो ऑक्सीजन 1 है, तो इसको संतुलित करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 से। पर हाइड्रोजन कितने हो गए? यहाँ पे 4 हो गए, तो हाइड्रोजन को 4 करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार का एक और उदाहरण है कोयले का दहन।
अब कई बार पेपर में पूछ लेता कोयले के दहन का रासायनिक समीकरण लिखिए, बच्चे कर नहीं पाते। कोयले का दहन, अब कोयले का जो हम सूत्र होता है क्रिया में कैसे लिखेंगे? कोयले का मतलब है सी, कार्बन, ध्यान रखना ये कोयला। और दहन करने के लिए किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए आपको पता ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ये दोनों मिलकर CO2 बनाते हैं। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। याद रखना ये रासायनिक अभिक्रिया उदाहरण सहित आपको याद होनी चाहिए, बोर्ड में भी आपसे पूछी जाएगी, एग्जाम में भी पूछी जाएगी। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई संयोजन अभिक्रिया। दोबारा बोला, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्रिया कारक मिलकर एक, देखो एक बदला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक प्लस के रूप में कोई और दूसरा पदार्थ नहीं का एक नया पदार्थ बनाते हैं उसे कहते हैं अपन संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिए। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ेंगे। अब इसी में संयोजन अभिक्रिया में एक एग्जाम्पल याद रखना, आपको ये दो एग्जाम्पल विशेष तौर से याद रखने हैं, एक तो कोयले के दहन का और एक संयोजन, एक कोयले के दहन का और एक और है भुजे हुए चूने का निर्माण। ये अभिक्रिया पे एक अलग पर्टिकुलर क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। भुजा हुआ चूना अपन कह सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, भुजा हुआ चूना ये इसका नाम है। और इसके जब भी आपसे कोई पूछा जाए भुजा हुआ चूना कहते हैं अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। किसको कहते हैं अपन? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो इसका सूत्र बनाए बताओ मुझे फटाफट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, अगर मैं आपसे कहूँ भुजा हुआ चूने का यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बनाइए तो कैसे बनाओगे? आपने 9th क्लास में पढ़ा है कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है? कैल्शियम का प्रतीक है Ca, संयोजकता होती है +2, और हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH और इसकी संयोजकता होती है -1। 2 इसके नीचे आ जाएगा और इसकी 1 को आप संयोजकता लिखते नहीं हो और ये ब्रैकेट लगेगा तो क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस। ये हो गया भुजा हुआ चूना, इसको कहते हैं भुजा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं अपन? भुजा हुआ चूना। एक और सूत्र आपको याद रखना है, बिना भुजा हुआ चूना, बिना भुजा हुआ चूना ये किसको कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। इसका रासायनिक नाम है बिना, ये तो परंपरागत नाम है, जब अपन को वैसे वैज्ञानिक नाम नहीं बताते। बिना भुजा हुआ चूना कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। किसको कहते हैं अपन? कैल्शियम ऑक्साइड को। और कैल्शियम ऑक्साइड का क्या सूत्र होगा? कैल्शियम की संयोजकता आपको पता है Ca+2 और ऑक्सीजन की संयोजकता होती है -2। 2 इसके नीचे आ जाएगा, 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये सूत्र बना Ca2O2। फिर 2 से 2 सरल अनुपात में लिखेंगे तो क्या बना? CaO। तो ये आपको याद भी होने चाहिए। बिना भुजा हुआ चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड और भुजा हुआ चूना कहते हैं अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इसी में अपन पढ़ने जा रहे हैं, आपसे पूछेगा भुजे हुए चूने का निर्माण। भुजा हुआ, ये संयोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है, ध्यान दें। भुजा हुआ चूना के निर्माण के लिए ये होता है बिना भुजा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया किससे कराओगे आप? जल से। आप पुताई के लिए आप बिना भुजा हुआ चूना लाते हो, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को ही कहते हैं बिना भुजा हुआ चूना। मैं लिख रहा हूँ बिना भुजा हुआ चूना। जब इससे क्रिया कराएंगे रात भर आप गला के रखते हो और वो गल के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स होता है भुजा हुआ चूना। तो ये संयोजन अभिक्रिया हो गई। कैसे बताइए मुझे? देख रहे हो, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बना रहे हैं। कितना बना रहे हैं? एक पदार्थ। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? संयोजन अभिक्रिया हो गई। आपसे पूछे
कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो कैल्शियम ऑक्साइड या वो क्या, बिना बुझे हुए चूने की जल के साथ क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो बिना बुझा हुआ चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस इसकी जल से क्रिया कराओगे और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। इसका ये सूत्र कैसे बनते हैं मैंने आपको अभी बताया, एक्सप्लेन भी करा था। सबसे बड़ी बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आपको संयोजकता याद होनी चाहिए। जो 9th क्लास में मैं बार बार बच्चों से कहता रहा हूँ कि आपको संयोजकता याद करनी है, समझ गए। अब अपन इसमें ये तो हो गई संयोजन अभिक्रिया, पर एक अलग से क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपने देखा होगा अब पुताई में वाइट वॉश करने में बुझा हुआ चूने का उपयोग करते हैं। बुझा हुआ चूने को जब दीवार पर यानी सफ़ेदी की जाती है तो कुछ जैसे अपन पुताई करते हैं, वाइट वॉश करते हैं तो तुरंत दीवार में चमक नहीं आती, धीरे धीरे 2-3 दिन में चमक आती है। तो आपसे पूछेगा कि दीवारों पर पुताई करने के बाद 2-3 दिनों बाद सफ़ेदी या सफ़ेदी की चमक क्यों आती है, चमक क्यों आती है? तो उसका कारण है आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है यानी बुझा हुआ चूना होता है वो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से धीरे धीरे क्रिया करता है और धीरे धीरे क्रिया करके एक कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और कैल्शियम कार्बोनेट के कारण पुताई करने के बाद कुछ दिनों बाद 2-3 दिन बाद दीवारों पे क्या आती है, चमक आती है। तो अब मैं आगे पढ़ रहा हूँ। जब आपसे पूछे इसको क्रिया को बुझा हुआ चूना, जब मैंने वाइट वॉश कर दी, पुताई कर दी, तो ये बुझा हुआ चूना क्या करता है, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र आपको सबको पता है CO2 होता है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। और ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ध्यान रखना दीवारों पर सफ़ेदी की चमक आती है और ये धीरे धीरे क्रिया करता है। बुझा हुआ चूना वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। इसके कारण 2-3 दिन में बाद हमें क्या होती है, सफ़ेदी दिखाई देती है। तो पहली रासायनिक अभिक्रिया मैंने आपको पढ़ा दी, संयोजन अभिक्रिया। अब एक और अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं अपन नेक्स्ट, जिसका नाम है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह होती है कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को कराते समय ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी। और कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसको संपन्न कराने के लिए आपको ऊष्मा देनी पड़ती है, यानी ऊष्मा का अवशोषण होता है उस रासायनिक क्रिया में। तो उस अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्माशोषी। शोषी मतलब अवशोषण होना, क्षेपी का मतलब बाहर निकलना। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है यानी बाहर निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा देनी पड़ती है संपन्न कराने के लिए उसे कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो इस बात को ध्यान रखें। ये तो परिभाषा हो गई, पर इसके एग्जाम्पल भी हमें आने चाहिए। ये कोई कठिन नहीं है, बस थोड़े से अभ्यास की आपको आवश्यकता है। हाँ, तो हम पहले पढ़ने जा रहे हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा प्राप्त होती है। उत्पाद तो बनता ही है, प्रोडक्ट तो बनता ही है, पर उसके साथ साथ क्या बनती है, ऊष्मा भी हमें प्राप्त होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दैनिक जीवन में आपके श्वसन अभिक्रिया। श्वसन अभिक्रिया में क्या होता है, भोजन के जो खाद्य कण होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं और टूट जाते हैं और टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से, हमारी शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण है श्वसन अभिक्रिया। श्वसन अभिक्रिया अगर आपसे कोई लिखने को कहे तो आपको मैंने अभी बताया कि ग्लूकोज शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। C6H12O6 यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित किससे क्रिया करता है, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2 और साथ में इसमें जल की आवश्यकता होती है प्लस H2O। और ये क्रिया करके जो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है श्वसन क्रिया के फलस्वरूप क्या उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड।
प्लस जल और ऊर्जा, इसको संतुलित नहीं करके लिखा है मैंने। तो देखो इसमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है प्लस में, इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगर ये एग्जाम्पल याद नहीं आए तो आप कोयले का दहन भी लिख सकते हैं। कोयले का दहन आपने लिखा था, कार्बन, कोयले मतलब सी और ऑक्सीजन चाहिए, और ये CO2 प्लस ऊष्मा, कोयले का दहन भी लिख सकते हो आप। इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे ऊष्माशोषी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें को संपन्न कराने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, ऊष्मा देनी पड़ती है, या जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल अपन ले रहा हूँ मैं। वैसे आपने एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको संपन्न कराने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में अपन लिखेंगे। तो इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। इसमें अभिक्रिया में आपको क्या चाहिए रहती है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनने में ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो देखें अपन, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और इस क्रिया को संपन्न कराने के लिए आपको ऊष्मा देनी पड़ती है। ऊष्मा की मैं मात्रा नहीं लिख रहा, पर मैं बता रहा हूँ कि साथ में ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, यानी NO बनेगा। अब मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको और चर्चा कर लेता हूँ, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी का एक एग्जांपल, अगर आप परख नली टेस्ट ट्यूब होती है, कांच की होती है, अगर उसमें कास्टिक सोडा डालो, यानी डिटर्जेंट डालो और पानी डालो, और अगर आप देखोगे थोड़ा सा बाहर आपको उसमें ताप में वृद्धि अनुभव होगी परख नली में, क्योंकि इस जो ये क्रिया हुई इसमें क्या हुआ, ऊष्मा उत्पन्न हुई। ऐसे ही आपने चूने को जब भिगोते हैं, रात भर भिगो के रखते हैं बिना बुझे हुए चूने को, क्योंकि वो गर्म होता है, ठंडा करते हैं अपन नॉर्मल भाषा में कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया बिना बुझे हुए चूने की जल से क्रिया। ऊष्मा शोषी का, ऊष्माक्षेपी का ये एग्जाम्पल हो गए। एक तो बिना बुझे हुए चूने का जल के साथ, ये मैंने श्वसन क्रिया भी आपको बताई। एक कास्टिक सोडे को आप परख नली में ले लो, वो भी ऊष्माक्षेपी का अभिक्रिया। ऊष्माशोषी का मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे ही आप एक गिलास के अंदर आप नॉर्मल जल ले लें और उसमें शक्कर घोलोगे, तो उसके तापमान में कुछ कमी आ जाएगी, क्योंकि वो शक्कर घोलने में ऊष्मा का क्या हो गया, अवशोषण हो गया। यानी इसे कहेंगे ऊष्मा अवशोषी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ये सब रासायनिक अभिक्रिया हमारे आसपास होने वाली घटनाएं हैं, जिसे हम नोट करते रहते हैं। और ये आज मैंने 2 अभिक्रियाएं पढ़ाई हैं, 2 क्या 3, एक तो संयोजन अभिक्रिया, दूसरा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तीसरा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। ऊष्मा संयोजन अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक क्रिया कारक मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। इसकी एक पहचान है, इसमें एक नया पदार्थ बनता है। इनमें देख रहे हो आप और पदार्थ बनते हैं, ठीक है ना। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ हमें ऊष्मा भी प्राप्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको